नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईए के बारे में। एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, इसका जो फुल फॉर्म है उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यह भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है, जो कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के जो सहमति है, केंद्र सरकार की जो स्वीकृति है, उसके पश्चात संपूर्ण देश में अपना कार्य करती है, अपना कार्य संपन्न करती है और देश के किसी भी हिस्से में जांच करने का इसके पास में शक्ति है, पावर है। ठीक। तो अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उसके संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य में जो एनआईए का मुद्दा उठा था कि सीबीआई से जांच करवाई जाए या एनआईए से जांच करवाई जाए। तो हमने पिछले वीडियो में सीबीआई के संदर्भ में चर्चा की थी, तो उसमें हमने बताया था कि सामान्य सहमति का एक मुद्दा होता है, यानी सीबीआई के द्वारा यदि किसी मामले की जांच की जा रही है तो उसके लिए उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिस राज्य में वह जांच कर रही है और कार्य कर रही है। तो इसे हम सामान्य सहमति का मुद्दा कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। यानी सीबीआई यदि महाराष्ट्र में जांच करेगी तो उसे उस राज्य सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। परंतु जो एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जिसे किसी प्रकार की किसी भी राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई किसी प्रकार की सामान्य सहमति का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह संपूर्ण देश में अबाध रूप से कार्य कर सकती है और इसको कार्य करने के लिए, इसको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए किसी प्रकार से राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से एनआईए एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि आपने देखा होगा सुशांत सिंह जो राजपूत मामला था, उसमें जब ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था तो सीबीआई, तो जो की जांच सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही थी, तो एनआईए ने भी अपना सहयोग उसमें किया था। एनआईए द्वारा उसकी जांच की गई थी, क्योंकि तो एनआईए द्वारा ड्रग्स कनेक्शन की जांच की गई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनआईए है उसकी स्थापना की हुई थी, इसकी स्थापना का इतिहास क्या रहा, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए बात करते हैं 2008 की। 2008 में आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो समुद्र के रास्ते भारत के जो मुंबई शहर है, उस पर आतंकी हमला हुआ था। और आतंकी हमले में जो जहाज के माध्यम से जब आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए थे, तो वहां पर जो ताज होटल था, तो ताज होटल में उनके द्वारा बहुत ही एक घातक हमला किया गया था। भारत की शान, भारत के सम्मान, भारत की छवि को बहुत ही एक संवेदनात्मक तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था। तो जब भारत पर यह हमला हुआ तो पूरा मुंबई नहीं बल्कि पूरा भारत दहल उठा और भारत के सभी राज्यों से, भारत के सभी क्षेत्रों से यह मांग उठने लगी कि किसी प्रकार से एक एक ऐसी राष्ट्रीय एजेंसी का निर्माण किया जाए, एक केंद्रीय एजेंसी का निर्माण किया जाए, जो इस प्रकार के जो आतंकवादी मामले हैं, जो इस प्रकार से जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा वाले मामले हैं, उनकी रक्षा करे, उनकी जांच करे, उनके उनके संबंध में भारत सरकार को पहले से क्या जानकारी मुहैया करवाए। तो इस प्रकार से इससे 2008 के पहले भारत में इस प्रकार की कोई एजेंसी नहीं थी जो आतंकवादी गतिविधियों से इसका संबंध हो, यानी आतंकवादी हमले होते थे, परंतु एक संगठित एजेंसी नहीं थी कि उसके खिलाफ, केवल आतंकी घटनाओं के खिलाफ ही वह कार्य करे। तो ठीक है, इस प्रकार से भारत में पहली बार 2008 के हमले के बाद इसकी जो मांग है वह महसूस की गई, इसकी डिमांड की गई। तो इसके बाद 2009 में इस एनआईए एजेंसी की स्थापना हुई और इसका अधिनियम बनाया गया और अधिनियम के तहत एनआईए एजेंसी को 2008-9 में बना दिया गया। ठीक, तो यह तो रहा इसकी स्थापना को लेकर इतिहास, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, आखिर इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से मामले आते हैं। तो इसका अधिकार क्षेत्र प्रमुख रूप से आतंकी मामलों के संबंध में है, यानी भारत की जो मामले भारत की सुरक्षा, भारत की शांति, भारत की स्थिरता, भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसी गतिविधियां जिससे भारत की ऐसी दुर्व्यवहारात्मक गतिविधियां जिनसे भारत की जो शांति स्थिरता है उसको नुकसान पहुंचता हो, तो इस प्रकार के मामले एनआईए के अंतर्गत आते हैं। यानी एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर जिम्मेदार रहती है, यानी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो ना हो, किसी प्रकार की गलत घटना ना हो, जिससे भारत के लोकतंत्र, भारत की जो छवि है, भारत की जो लोगों के जो समरसता है, जो भाईचारा है, उस पर यदि किसी प्रकार से यदि उसमें बाधा पहुंचेगी, किसी प्रकार से उसमें रोक पहुंचती है, तो उसमें एनआईए अपना कार्य करती है। ठीक,
तो सबसे पहले एनआईए न सिर्फ भारत में कार्य करती है, यानी भारत में तो अबाध रूप से इसको कार्य करने का अधिकार है, यानी भारत के किसी भी हिस्से बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के यह एजेंसी कार्य कर सकती है, जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। परंतु इसके साथ साथ विदेशों के संबंध विदेशी मामलों में भी इसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी यह एक प्रकार से इंटरनेशनल एजेंसी है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को प्रतिनिधित्व करने का कार्य इस एनआईए एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो यह इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है। इसके द्वारा यदि हम बात करें कि इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से मामले आते हैं, तो दो देशों के बीच में, जैसे पाकिस्तान के द्वारा जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा जब भारत पर हमला किया गया था, मुंबई हमला, तो उसी प्रकार से जो दो देशों के बीच में, यानी इस प्रकार की जो इलीगल गतिविधि है, यानी किसी प्रकार से दो जो विदेशी संबंध है, तो विदेशी संबंधों में आप देखते होंगे कि बॉर्डर के एरिया में भारत और बांग्लादेश के बीच में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, जो इलीगल गतिविधियां होती हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, जो जिनमें शामिल है आतंकवादी गतिविधियां। तो आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में जो भी मामला आएगा, जो भी जांच मामला होगा, जो भी घटना घटेगी, उसके संबंध में जांच एनआईए एजेंसी द्वारा की जाएगी। तो आतंकवादी मामलों में दूसरी बात, किसी प्रकार से जो जो हथियारों का खेल होता है, ये एक हथियार पाकिस्तान से आप देखिए, एक यहाँ पर जो हमारा जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है भारत की जो बाजू में एक भारत का ही हिस्सा, पहले आजादी के पहले हिस्सा रहा। तो जो पाकिस्तान है और भारत के बीच में यदि आप इस मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि यह पाकिस्तान है या भारत है या म्यांमार है। ठीक, तो पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा, बहुत बड़ी मात्रा में हथियार इस म्यांमार को जाते हैं, परंतु उसका रास्ता होता है भारत के सहारे होता है, क्योंकि भारत के रास्ते होते हुए यह पाकिस्तानी हथियार म्यांमार जाते हैं और म्यांमार से ड्रग्स होते हुआ इस रास्ते से पाकिस्तान जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से पाकिस्तान से हथियार यहाँ म्यांमार में जाते हैं और म्यांमार से ड्रग्स या फिर मादक पदार्थ इस पाकिस्तान में जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत एक कॉरिडोर के रूप में, एक गलियारे के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए भारत में गतिविधियां, इस प्रकार की जो गलत प्रकार की गतिविधियां उनका होना स्वाभाविक है। तो किसी प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां भारत में संपन्न होती है, किसी प्रकार से हथियारों की तस्करी होती है, गैर कानूनी तरीके से हथियारों का खेल होता है, यदि हम जो पाए जाते हैं जिसमें विस्फोटक पाए जाते हैं, तो उनके संबंध में भी इसको अधिकार होता है। किसी प्रकार के मादक पदार्थ, चाहे ड्रग्स हो, हीरोइन हो, इत्यादि विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ को गैर कानूनी तरीके से यदि तस्करी की जाती है, तो उसके संबंध में भी एनआईए द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा मानव तस्करी भी एक बड़ा मुद्दा है। मानव तस्करी के संबंध में, मानव तस्करी यानी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विक्रय कर दिया जाता है, तो यह भी जो गैर कानूनी तरीके से होता है, तो इसके संबंध में भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने का कार्य करती है। काला धन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो ब्लैक मनी है, जो जाली मुद्रा है, जो नकली नोट है, उनका गोरख धंधा भी चलता है। तो इसके माध्यम से तो इन सभी मुद्दों के संबंध में या फिर परमाणु एटमिक चोरी के संबंध में, इन सभी मामलों में क्या करती है, एनआईए जांच करती है। तो यह सभी जिनकी हमने चर्चा की, हमने बताया आतंकवाद के बारे में, नकली मुद्रा के बारे में, हमने मानव तस्करी के बारे में आपको बताया, हमने हथियारों के बारे में बताया और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसके संबंध में। तो यह सभी मामले हैं। इन सभी मामलों के संबंध में यदि किसी प्रकार का घटना आती है, किसी प्रकार का मामला आता है, इससे किसी को नुकसान पहुंचता है, भारत की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचता है, तो इस प्रकार के मामलों की जांच एनआईए एजेंसी द्वारा की जाती है। यह सभी मामले उस एनआईए एजेंसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने बात की कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, किन के मामलों की एनआईए एजेंसी जांच कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग्स का कनेक्शन जुड़ा था, तो इसलिए उसके एनआईए एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की गई थी। बाकी सीबीआई एजेंसी की द्वारा उसकी जांच की जा रही थी, परंतु ड्रग्स का कनेक्शन जुड़ा था, इसलिए एनआईए एजेंसी उसके द्वारा जांच कर रही थी। ठीक, तो हमने यहाँ पर बात की कौन कौन से मामले इसके द्वारा उठाए जाते हैं, कौन कौन से मामले इसके अंतर्गत आते हैं, किन किन मुद्दों के संबंध में जिनकी जो एनआईए एजेंसी है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके द्वारा जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो एनआईए एजेंसी है उसकी मतलब शाखाएं कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में, जो भारत जैसे व्यापक देश में, इसकी एनआईए की जो शाखाएं हैं वह बहुत से इलाकों में होना जरूरी है। तभी उसकी किसी एक स्थान से इसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग शाखाएं बनाई गई है। जो प्रमुख शाखा है उसे दिल्ली में बनाया गया है।
दिल्ली में स्थिर रहकर, दिल्ली में मुख्य शाखा रहकर यह अपना कार्य करती है। और उसके अलावा विश्व के, भारत के बहुत से क्षेत्रों में, भारत के बहुत से एरिया में इसकी अलग अलग क्षेत्रों में शाखा है। जैसे कोलकाता में इसकी एक शाखा है, जैसे रायपुर में इसकी एक शाखा है, गुवाहाटी जो कि असम राज्य का हिस्सा है तो उसमें भी एक शाखा है, एक हैदराबाद में इसकी शाखा है, एक कोची में इसकी शाखा है। तो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, लखनऊ में इसकी शाखा है। तो इस प्रकार से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इसकी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। तो यह तो बात की हमने शाखाओं की, कहाँ कहाँ इसका जो प्रमुख है सचिवालय दिल्ली में है, यानी प्रमुख रूप से एजेंसी है वो दिल्ली से कार्य करती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीजों की बारे में बात की कि इसकी सबसे पहली बात की हमने स्थापना क्यों हुई थी, दूसरी हमने बात की कि किस प्रकार से कौन कौन से मामले इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, किन किन मामलों के संबंध में यह जांच कर सकती है, और तीसरी हमने बात की इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर है, और चौथी यदि हम बात करें तो यदि एजेंसी बना दी गई है, यानी भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एजेंसियों को निर्माण किया गया, बहुत सी शाखाएं हमारे पास, बहुत सी संस्थाएं हमारे पास में है, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, बहुत सी शाखाएं मानवाधिकार आयोग विद्यमान है। परंतु यदि उनको शक्ति नहीं दी जाएगी तो उनकी स्थापना का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से जो एनआईए एजेंसी है उसको शक्ति होना आवश्यक है, यदि उसको कार्य करनी है न सिर्फ देश के संबंध में, देश में जांच करनी है, बल्कि विदेशों में भी यह भारत की प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य करती है। तो इसके लिए शक्ति होना, इसके लिए उसके पास में जो अधिकार है, अधिकारों का होना जरूरी है। तो इसके संबंध में कौन कौन से अधिकार इसके पास में है, तो इसके पास में एक सत्र न्यायालय जैसी शक्तियां हैं, सेशन कोर्ट जैसी शक्तियां इसके पास विद्यमान है। अब सेशन कोर्ट क्या होता है, तो आपने सुना होगा जिला और सत्र न्यायालय। तो इसके पास में क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय जैसी शक्तियां हैं। सत्र न्यायालय जो कि जिला स्तर पर होता है, सत्र न्यायालय कहाँ होता है, जिला स्तर पर होता है, और उसके द्वारा आपराधिक मामलों की जांच की जाती है। तो इसके पास में से एनआईए एजेंसी है, उसके पास में स्वयं का न्यायालय है। यानी आप समझिए किसी एजेंसी के पास में स्वयं का न्यायालय होना बहुत जरूरी है। तो भारत की एक ऐसी एजेंसी है एनआईए जिसके पास में स्वयं का न्यायालय है, क्योंकि हमारी जो वास्तविक न्यायपालिका है उसमें इतना अधिक मतलब केस रहते हैं, यदि इन केसों को भी यदि उसी मतलब न्यायालय में लगाया जाए तो इससे क्या होगा, बहुत ही समय लग जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें करीब एक केस को सुलझाने के लिए केस को कितनी भरमार होती है, केसों की इतनी अधिकता होती है, 10 से 15 सालों का समय उसमें केस को सुलझाने के लिए लग जाता है। तो इसलिए इसके पास में विशेष न्यायालय है अपना, और जो इसके पास में जो विशेष न्यायालय है उसके पास में सत्र न्यायालय जैसी शक्तियां हैं। सत्र यानी सेशन कोर्ट जैसी शक्तियां हैं, यानी आपराधिक मामलों में इसके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। और इसका जो इसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह क्या होगा, मान्य होगा। और इसके जो न्यायालय के जो विशेष न्यायालय है इसका, इसके जो न्यायाधीश है, जो इसका खुद स्वयं का विशेष न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा इसके न्यायालय के, इस विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यानी एनआईए का विशेष न्यायालय है, और एनआईए के विशेष न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसके पास में स्वयं का न्यायालय है, स्वयं का जो कोर्ट है। तो इससे किसी भी प्रकार का यदि कोई भी घटना की यदि इसके द्वारा जांच की जाती है तो इसके साथ साथ जांच के साथ साथ न्यायिक कार्यवाही करने के लिए इसे जो वास्तविक जो हमारा न्यायालय है उसके ऊपर निर्भर नहीं होना होता है, बल्कि इसके पास में स्वयं की शक्तियां हैं, सत्र न्यायालय की शक्तियां हैं, इसको जो अपराध की सजा देने का अधिकार है। ठीक, तो यह तो बात की हमने सेशन कोर्ट की। दूसरी बात, पहले ही हमने इसको बताया था, आपको बताया था कि यह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों को यदि आप देखें तो विदेश में यदि कोई भारतीय व्यक्ति निवास कर रहा है और उसके संबंध में दो देशों के बीच में उसके संबंध में किसी प्रकार का मामला घटित होता है, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, जो भारत के पैसे लेकर कहाँ चले गए, विदेश चले गए। तो अब इसके संदर्भ में वहां की सरकार है वह उससे कौन डील करेगा, क्योंकि वह भारत का अपराधी है। उसने क्या किया, काले धन के संबंध में, तो काले धन के संबंध में इसके पास में शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से विदेशों के संबंध, जो विदेशों में भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में जांच करने का अधिकार इस एजेंसी के पास में है। ठीक, तो इसके यह जो भारत की प्रमुख एजेंसी है जो कि विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट करती है, विदेशों में भारत के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का मामला आता है, किसी प्रकार की जो जांच की जाती है, किसी प्रकार की यदि भारत सरकार को किसी प्रकार का जवाब देना होता है तो इसके संबंध में जो एनआईए एजेंसी है वह भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती है। भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो कि विदेशी मामलों के संदर्भ में भी अपना कार्य करती है। इसके पास में विदेशों में जांच करने का शक्तियां भी इसके पास में उपलब्ध है। ठीक,
तीसरी यदि हम इसके संततियों की बात करें तो इसके पास में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 आप लिख लीजिए इसको, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, इन दोनों अधिनियम के माध्यम से इसके पास में शक्तियां हैं। यानी आप मान के चलिए इसके पास में बहुत अधिक शक्तियां हैं। तो किसी प्रकार से अधिनियम के माध्यम से शक्तियां होना बहुत जरूरी है। यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के माध्यम से इसको अधिनियम बनाकर, इसको एक्ट बनाकर स्वयं से शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि यह जब कार्य करे तो उसके पास में शक्तियों का अभाव ना हो। ऐसा ना हो कि यदि वह कार्य कर रही है और यदि उसके सामने कोई भी केस आता है और उसके पास शक्तियां ना हो और वह बेबस तरीके से क्या चुपचाप रहे और वह संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से कार्य न कर पाए। तो इसलिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम गैर कानूनी गतिविधि और रोकथाम अधिनियम 1967 के माध्यम से इसको शक्तियां प्रदान की गई, इसको आधार प्रदान किया गया है, इसको जो फोर्स है, इसको जो पावर है, वह शक्तियां दी गई हैं। ठीक, इसके साथ यदि हम बात करें तो इसके पास में एक टीएफएफसी सेल है, टीएफएफसी सेल, यानी जो जाली मुद्रा होती है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, तो उनके संबंध में उनकी जांच करने के लिए, यदि आतंकी गतिविधियां ना हो उसकी पड़ताल करने के लिए, यदि भारत सरकार को इनपुट प्रदान करने के लिए, भारत सरकार को यदि यह पूर्व अनुमान देगी कि यहाँ पर जाली मुद्रा का खेल हो रहा है, यानी किसी प्रकार की जो संपूर्ण रणनीति जाली मुद्रा के संबंध में, आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में होती है, कहीं उसकी संभावना लगती है कि यहाँ इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं, तो इसका अलर्ट पहले से अलर्ट भारत सरकार को प्रदान कर देती है एनआईए एजेंसी। तो आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन से पहले इसके द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है कि भारत की दिल्ली में हमला किया जा सकता है। ठीक, तो इसके पास में यही भी शक्तियां हैं कि इसके पास में टीएफएफसी सेल है और टीएफएफसी सेल में वह प्रमुख एक्सपर्ट यानी विशिष्ट मामलों के संबंध में जो इसके पास विशेष अधिकारी है। ठीक, इसके पास में जो न सिर्फ भारत विदेश में बल्कि भारत के आंतरिक भागों में आपने देखा होगा कि नक्सली हमले भारत में होते रहते हैं। तो नक्सली हमले होते हैं, नक्सली हमलों के प्रति किसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? तो यह जो नक्सली हमले होते हैं तो उससे भी क्या होता है, भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। क्योंकि यदि मान के चलिए विदेश में यदि किसी आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया है तो उसको आप मान के चलिए किसी प्रकार से मतलब सरकार को छुट्टी होती है, सरकार को छूट होती है कि वह किसी प्रकार से उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दे। जैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। परंतु जो नक्सली होते हैं भारत के आंतरिक इलाकों में निवास कर रहे हैं, भारत के लोगों के बीच में, भारत की जनता के बीच में निवास कर रहे होते हैं, इसलिए इनको पहचानना थोड़ा कठिन कार्य होता है, इनका विभेद करना, इनकी जानकारी करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए जो एक प्रकार की विशिष्ट एजेंसी की आवश्यकता होती है हमारे लिए, और जो एनआईए एजेंसी है उसके पास में जो LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक सेल है, एक शाखा है इसके पास में, जो इसके पास में एक टीम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के नाम से, LWE के नाम से, जो क्या करती है, इस नक्सली हमले की किसी प्रकार से ना हो पाए, यदि हो तो उनकी भी जांच करने का अधिकार इस एनआईए एजेंसी के पास में उपलब्ध है। ठीक, तो यह हमने इसके अधिकारों की बात की, हमने बताया कि इसके पास में स्वयं का न्यायालय है, इसके पास में विशेष जो सेशन कोर्ट की शक्तियां हैं, इसके पास विदेशों में भी इसके पास में शक्तियां हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि इसके पास परमाणु ऊर्जा और गैर कानूनी गतिविधि रोक अधिनियम 1967 के माध्यम से शक्तियां हैं। इसके अलावा इसके पास टीएफएफसी सेल है जो कि आतंकी गतिविधियां और जाली मुद्रा के संबंध में। इसके बाद हमने बात की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी जो नक्सली हमले होते हैं उनके संबंध में भी इसके पास में अधिकार है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसके पास में इतनी अधिक शक्तियां हैं कि सेशन कोर्ट के संबंध से, विदेशों के संबंध में शक्तियां हैं, नक्सली हमले होते हैं शक्तियां, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के माध्यम से शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से यह जो एनआईए एजेंसी है वो भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है और भारत की सुरक्षा, भारत की शांति, भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता, यदि इसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो उसके संबंध में उसकी जिम्मेदारी, उसकी जांच पड़ताल करने का कार्य इस जो एनआईए एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर बात की, परंतु अब हम यहाँ बात करते हैं कि 2019 में इसमें थोड़ी सी बदलाव किए गए थे सरकार के द्वारा। इस एनआईए संशोधन विधेयक जो कि संसद में पास किया गया था, उसमें क्या क्या बदलाव इस एनआईए एजेंसी के संबंध में हाल ही में 2019 में किए गए हैं, तो उसके संबंध में जो बताएं
तो एनआईए का जो अभी जो आधार क्षेत्र था, यानी कि जो विषय क्षेत्र था कि इन मामलों की जो दिए गए स्पष्ट मामले हमने बताया था कि साइबर मतलब जो आतंकी गतिविधियों के संबंध मामले, नकली मुद्रा, हथियार इत्यादि के संबंध मामलों की जांच कर सकती है। परंतु इसके साथ साथ साइबर अटैक के संबंध में भी इसको अधिकार प्रदान कर दिया गया है। यानी इसका जो अधिकार क्षेत्र है, और अभी तक क्या था, विभिन्न मामलों तक सीमित था, परंतु अब इसको साइबर सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की क्या होती है नुकसान होता है भारत को, यदि किसी प्रकार से साइबर अटैक किया जाता है तो उसके संबंध में भी एनआई एजेंसी के पास अधिकार है। साइबर सुरक्षा, जैसा कि साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी विषय है। आपने देखा होगा कि अभी 2020 की बात है, तो 2020 में चीन के द्वारा भारत की साइबर सुरक्षा पर अटैक किया गया था, यानी साइबर हमला किया गया था भारत के पर। और आपने देखा होगा कि साइबर हमले किए जाते हैं तो उसके बाद भारत के द्वारा करीब चीन के 60-70 ऐपों पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो साइबर सुरक्षा यानी आज की जो इंटरनेट का युग है, जो आधुनिक युग है, उसमें कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में जो भारत सरकार की जो जानकारियां हैं वह चीन के द्वारा चुराने का कार्य किया जा रहा था। यानी अपने प्रमुख ऐप के माध्यम से चीन के जैसे पबजी को बैन कर दिया गया था, उसका कारण यही था कि चीन के द्वारा भारत पर एक साइबर हमला किया गया था, और उसके द्वारा भारत पर जो साइबर हमला किया गया था। तो साइबर हमला एक प्रमुख, अभी मतलब वह जमाना नहीं रहा जब परमाणु हमले होंगे। अब यह हमला हमारा जो आधुनिक युग है, इसमें साइबर हमले होते हैं, और साइबर हमले के माध्यम से क्या होता है, वह देश की जो प्रमुख जानकारी है, तो देश के हर प्रकार की जानकारी, आतंक मतलब जो सुरक्षा के संबंध में जानकारी है, उसको इसी आधुनिक दुनिया के सहारे क्या कर लिया, छीन लिया जाता है। तो अभी 5G का अभी 4G का जमाना है, परंतु आने वाले समय में 5G आने वाला है। तो चीन के द्वारा भारत के लिए 5G की पेशकश की गई थी, परंतु भारत ने 5G की पेशकश स्वीकार करने से मना कर दिया। भारत ने चीन की 5G की जो पेशकश है उसको ठुकरा दिया, क्योंकि भारत जानता है, क्योंकि भारत के पास में यदि यदि चीन भारत में 5G सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तो चीन क्या करेगा, उसके जो 5G के चलाने के लिए जो उपकरण तैयार करेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई लूप होल्स कर देगा, जिससे वह भारत का डाटा, भारत की जानकारी, भारत की जो प्रमुख गुप्त जानकारी है उसको क्या कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो साइबर सुरक्षा है उसके संबंध में भी एनआईए को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। यानी आप एनआईए एक प्रमुख एजेंसी है जो कि साइबर सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार को जानकारी देगी, भारत सरकार के साथ क्या करेगी, जो सामूहिक रूप से इस साइबर आतंकी हमले के खिलाफ में लड़ने का प्रयास करेगी। ठीक, इसके साथ साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के माध्यम से इसको शक्तियां प्रदान की कर दी गई है। इसका क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ, आपने देखा होगा ये एंटीलिया केस आया था, मुकेश अंबानी की जो घर है एंटीलिया, जो तो उसके जो सामने जो एंटीलिया केस हुआ था, तो एंटीलिया केस में हुआ ये था कि तो एंटीलिया केस यह था कि मुकेश अंबानी का जो घर था उसके सामने किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा एक जीप में विस्फोटक पदार्थ यानी रेडियम या जो भी उसमें छड़ें पाई गई थी, तो इस प्रकार से विस्फोटक पदार्थ रख दिया गया था। तो उसकी जांच भी एनआईए के द्वारा ही की जा रही है, उसकी जांच भी एनआईए के द्वारा की जा रही थी, उसकी जांच अब संपन्न हो चुकी है। तो इस प्रकार से विस्फोटक जांच अधिनियम के माध्यम 1908 के माध्यम से एनआईए एजेंसी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि वह किसी प्रकार से विस्फोटक जो कि पाया जाता है, जो कि जिसमें एंटीरिया केस में भी पाया गया था उसमें जो, तो उस प्रकार के मामलों के संबंध में भी एनआईए जिम्मेदार रहेगी, एनआईए जांच करेगी। ठीक, तो यहाँ पर तो हमने बात की कि एनआईए की शक्तियों में सारा भारत सरकार के द्वारा 2019 के जो संशोधन के माध्यम से इसमें क्या कर दिया गया, सुधार किया गया, इसमें विस्तार किया गया, उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया है, उसके क्षेत्र अधिकार को बढ़ाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत सरकार के पास एजेंसी है, एनआईए एजेंसी है, बिल्कुल भारत के पास में एक प्रमुख एजेंसी एनआईए है, परंतु उसके बावजूद भी मतलब इसकी कुछ सीमितताएं हैं, इसकी कुछ आलोचना है। तो हम देखते हैं प्रत्येक सिक्के दो पहलू होते हैं, तो हमने यहाँ पर इसके गुणों की बात की थी। अभी अभी इसके पास में इसकी जो अच्छाइयों की बात की, किस प्रकार से किन किन मामलों की सुन सकती है, किस प्रकार शक्तियां हैं, किस प्रकार की इसके पास में शाखाएं हैं, वो कैसे उत्पन्न हुई थी, अभी तक हमने इतनी बात की है। परंतु प्रत्येक पहलू की भांति इसके पास भी दो पहलू है, प्रत्येक मुद्दे की भांति इसके पास दो पहलू है, तो इसके पास में भी कुछ कमियां हैं। जैसे मान के चलिए छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कंप्लेन की थी, एक उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि एनआईए, और अभी मुंबई के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संजय राउत जो प्रमुख नेता है, तो संजय राउत के द्वारा कहा गया, एक बयान दिया गया था कि एनआईए
वो जो वहां की जो राज्य की पुलिस है उसके मनोबल को तोड़ रही है। संजय राउत ने कहा था कि एनआईए वहां की राज्य की पुलिस है उसकी मनोबल को तोड़ रही है, क्योंकि उसमें वहां की जो सुरक्षा है उसमें हस्तक्षेप कर रही है एनआईए। यानी केंद्र एनआईए केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो उन्होंने कहा था कि एनआईए क्या कर रही है, राज्य सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का भी इसी प्रकार से मानना था कि एनआईए के माध्यम से एनआईए जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसके माध्यम से केंद्र सरकार इसका राजनीतिक उपयोग कर रही है, गलत तरीके से उपयोग कर रही है। यानी ये राज्य सरकार से राजनीतिक तरीके से राजनीतिक दुर्भावना के तहत केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में क्या कर रही है, इस एनआईए संस्था का प्रयोग कर रही है। और वहां की जो राज्य सरकार जो जैसा कि संजय राउत द्वारा कहा गया था कि राज्य सरकार यानी राज्य की पुलिस मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस के पास में जो केस अभी तक था अब उसकी जांच को जो कि एंटीरिया केस था अब उसकी जांच किसके द्वारा की जा रही है, एनआईए के द्वारा जांच की गई है। तो इस प्रकार से अभी तक जिस केस की जांच मुंबई पुलिस के द्वारा की जा रही थी अब उसके द्वारा एनआईए के द्वारा जांच की जा रही है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार के बीच में हस्तक्षेप कर रही है, राज्य सरकार के बीच में क्या कर रही है, दुर्भावना के साथ कर रही है केंद्र सरकार राजनीतिक इस्तेमाल इस एनआईए एजेंसी का कर रही है। ऐसे गंभीर संज्ञानात्मक जो आरोप है वो केंद्र सरकार को के ऊपर लगाए जाते हैं कि एनआईए का गलत तरीके से दुर्भावना के तहत राजनीतिक गतिरोध के तहत उसका उपयोग कर रही है। वो अब राजनीतिक विरोधियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ऐसे इस एजेंसी पर आरोप लगते हैं। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी ये तो हमने आलोचना की बात की, परंतु जो प्रमुख एजेंसी है तो इसके जो द्वारा जैसा कि यदि हम इसकी वैश्विक स्तर की बात करें भारत के पास एजेंसी है, परंतु इसके बावजूद भी भारत में बहुत सी घटनाएं ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं और एनआईए उसके बावजूद भी क्या कर पाती, कार्य नहीं कर पाती है। तो भारत के पास में जो एनआईए एजेंसी तो है परंतु कुछ कमियां हैं, कुछ सीमितता है, कुछ लिमिटेशन है। जैसे अमेरिका के पास में अमेरिका की एक जांच एजेंसी है एफबीआई, तो उसके द्वारा एफबीआई के द्वारा जांच की जाती है अमेरिका में। तो वहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो शासन है प्रशासन है बहुत सी सख्त तरीके से बहुत जटिल तरीके से कार्य करता है। यानी एफबीआई अच्छी तरीके से कार्य करती है। तो यहाँ पर भी जो एनआईए एजेंसी भारत के पास में उसी लेवल की एजेंसी है परंतु वह अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, इसकी दो कमियां हैं। इसकी एक पहली कमी तो यह है कि यह जो जांच करती है एनआईए क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच एजेंसी है। तो इसके द्वारा जांच भी की जाती है, उसको इसके पास में स्वयं का न्यायालय भी है। यानी दो कार्य, जांच भी कर रही है और प्रोसिक्यूशन, दो कार्य होते हैं, जांच करना और प्रोसिक्यूशन करना। तो जांच और प्रोसिक्यूशन दोनों कार्य इसी एजेंसी के द्वारा भारत में किए जाते हैं। परंतु अमेरिका में स्थिति भिन्न है। अमेरिका में जांच तो एफबीआई करती है परंतु वहां पर जो प्रोसिक्यूशन करने का कार्य किया जाता है वहां पर जस्टिस डिपार्टमेंट है। यहाँ पर वहां पर एफबीआई के द्वारा जांच की जाती है और जस्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका प्रोसिक्यूशन किया जाता है, प्रोसिक्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो मुद्दा उठता है कि जांच किसी अन्य एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए और प्रोसिक्यूशन किसी अन्य एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ताकि जो केस हुआ है उसमें एक प्रकार से जवाबदेहिता बनी रहे। यानी भारत में ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन भी वही एनआईए कर रही है और जांच भी वही एनआईए कर रही है। तो इससे क्या होता है, वह जो सरकार है वह जो मतलब प्रोसिक्यूशन आप समझ गए ना कि मान के जांच किसी एजेंसी ने जांच कर ली, तो जांच करने के बाद में उसे न्यायालय में किस प्रकार से उसको जस्टिफाई करना है। ठीक, कि उस जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ में केस हुआ तो सीबीआई ने उसकी जांच की। अब सीबीआई क्या करेगी, न्यायालय में जाएगी और उसको उसके खिलाफ में सबूत न्यायालय के पास में उसको सौंपने का प्रयास करेगी। परंतु यहाँ पर जो प्रमुख एजेंसी है भारत के पास में एनआईए की जांच करेगी और एनआईए क्या करेगी, उस पर मुकदमा चलाएगी, उसके पास में स्वयं का न्यायालय है। तो इस प्रकार से यह जो मुद्दा उठता है कि भारत सरकार के द्वारा इस एजेंसी के माध्यम से बहुत गलत तरीके से बहुत गलत उपयोग होता है इसका। तो यहाँ पर बहुत सी समितियां भारत में निर्मित की गई है, उनका यही मानना है कि जांच और प्रोसिक्यूशन दो अलग अलग कार्य हैं, तो दोनों अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग एजेंसी के द्वारा किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका में एफबीआई करती है और जस्टिस डिपार्टमेंट करता है, यहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोसिक्यूशन करता है और जो एफबीआई वहाँ पर जांच करती है। तो भारत में भी इसी प्रकार का कार्य होना चाहिए कि एनआईए जांच तो कर सकती है परंतु प्रोसिक्यूशन करने का अधिकार इस एजेंसी को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार के पास जब किसी संस्था के पास में अधिक शक्तियां हो जाती है तो वह क्या कर सकती है, अधिक स्वतंत्र हो जाती है, अधिक इंडिपेंडेंस, जिस चीज को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, अधिक उस पर यदि हम पाबंदी ना रखें तो वह क्या हो जाती है, आपस से बाहर हो जाती है,
वह हमारी जो जो क्षमता है, क्षमता से बाहर कार्य करने लगती है। ठीक? तो इस प्रकार से यह मांग उठती है कि इसकी जो इसको इस प्रोसिक्यूशन के संबंध में किसी अन्य एजेंसी की स्थापना की जाए। इसके अलावा एनआईए के विषय में एक और मतलब सीमितता के विषय में मुद्दा उठता है कि अधिक समय लेती है। इसके द्वारा किसी मतलब मुद्दे की जांच करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता है। तो यह भी इसकी जो कार्य क्षमता है, इसकी जो एफिशिएंसी है, उस पर भी सवाल समय-समय पर उठते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ जैसे मतलब राज्य सरकारों के बीच में हस्तक्षेप कर रही है। इसके पास में दोनों कार्य प्रोसिक्यूशन, जाँच दोनों के कार्य हैं। इसके पास में समय यानी मतलब जो समय अधिक लेती है और यह दुर्भावना के साथ कार्य करती है, यानी राज्य सरकार के तोते के रूप में, पिंजराबंद तोते के रूप में कार्य करती है। यानी जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है, वैसा ही ये एजेंसी करती है। तो केंद्र सरकार यदि चाहे तो वह राज्य सरकार से दुर्व्यवहार के साथ, राजनीतिक गतिविधियों के साथ कार्य कर सकती है। इस एजेंसी के माध्यम से ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। ठीक? तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मतलब फैक्ट की बात और है कि यदि जो सबसे पहले इसके जो महानिदेशक थे, यानी एनआईए के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है उसे महानिदेशक कहते हैं। तो इसके पहले महानिदेशक थे, वह थे राधा विनोद राज। राधा विनोद राज इसके पहले जो महानिदेशक थे और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वह वाई सी मोदी है। तो राधा विनोद राज इसके पहले महानिदेशक थे जब इसकी स्थापना 2008 में 9 में की गई थी। और इसके जो अभी जो वर्तमान में जो महानिदेशक है वह वाई सी मोदी है। वाई सी मोदी यह जो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की कि हमने 5 बिंदुओं के माध्यम से सबसे समझा कि किस प्रकार से यह पूरी एनआईए एजेंसी, हमने सबसे पहले इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके संबंध में देखा। फिर हमने देखा कि इसका कार्य क्षेत्र क्या-क्या है, कि कौन-कौन से मामलों को लेकर कार्य कर सकती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके पास में शक्तियाँ क्या हैं। फिर हमने देखा कि अभी 2019 में संशोधन क्या हुआ है, उसको हमने देखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने देखा लिमिटेशन, इसके संबंध में लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमितताएँ क्या है, इसके पास में इसकी जो कमियाँ क्या हैं, उसकी आलोचनाएँ क्या हैं। तो उसके संबंध में हमने देखा कि राज्य सरकार भी इसके साथ गलत तरीके से व्यवहार का आरोप लगाती है। ठीक है? इसके पास में कुछ सीमितताओं की हमने चर्चा की। तो इस 5 बिंदुओं के माध्यम से हमने संपूर्ण एनआईए एजेंसी को समझने का प्रयास किया और हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।